क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट फिजिक्स। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो अध्याय 5 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम का चैप्टर आपका चल रहा है। हम इसके पहले कई टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो है, आज का टॉपिक आपका है गति के नियम चैप्टर पर संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। इसके पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हम संवेग के बारे में आपको बताए थे कि संवेग क्या है। ठीक है, संवेग क्या है, आवेग क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है, हम उसे संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो होता क्या है कि इसके आगे संवेग संरक्षण का नियम, मतलब इसमें इस नियम में संवेग संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई परिवर्तन न हो, ऐसा नियम है। तो इस नियम के अनुसार इस नियम का क्या कथन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं की जाती है, ठीक है, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो उस वस्तु का कुल रैखिक संवेग नियत रहता है या रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो जब तक यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस वस्तु का वेग नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहता ही है, तो उसका गुणनफल संवेग द्रव्यमान गुणे वेग नियत रहता है, संरक्षित रहता है। क्यों कि उस पर किसी तरह का कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, और जब बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो उसके वेग में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अब हमको इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक है, ये आप इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं कि ठीक है, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का प्रूफ भी कराया गया है आपको। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु में लगने वाला बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यदि लगने वाला बल कैपिटल F है तथा संवेग में परिवर्तन डेल T है, डेल P, संवेग में परिवर्तन क्या है, डेल P, और लगा समय संवेग के परिवर्तन डेल P, जो संवेग में परिवर्तन हुआ उसमें लगा समय क्या है, डेल T है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो कहलाएगा डेल P अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T। ये संवेग में परिवर्तन की दर है और ये लगाए गए बल के बराबर है। तो F इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। अब हम देख रहे हैं कि यदि लगाया गया बाह्य बल शून्य है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो यदि हम F बराबर 0 करें तो इस सूत्र में हम F की वैल्यू 0 रख दें तो F इक्वल टू 0, तो मिलेगा हमको
जीरो बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, जीरो बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। तिर्यक गुणा करेंगे तो डेल पी इक्वल टू डेल टी इंटू जीरो बराबर जीरो, तो डेल पी बराबर जीरो। और डेल पी है क्या, पी क्या है, संवेग, और डेल पी क्या है, संवेग में परिवर्तन। ये डेल्टा जो लिखा गया है वो परिवर्तन को प्रकट करता है। तो डेल पी बराबर जीरो, तो पी बराबर, तो संवेग में परिवर्तन जीरो। तो जब संवेग किसी चीज में परिवर्तन जीरो है तो वो राशि कैसी है, नियत है, संरक्षित है, कांस्टेंट है। तो संवेग बराबर नियतांक, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी गतिमान कण का रैखिक संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हम एक कण निकाय के लिए लेके चले हैं, हम इसको चाहें तो दो कण, टू पार्टिकल सिस्टम, द्वि कण निकाय के लिए भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पिंड है जिसमें दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, ठीक है। ये दोनों कण एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया, आंतरिक बल लगाते हैं एक दूसरे पर। तो मान लीजिए कि पहले कण पर लगने वाला बल F12 का मतलब है पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण के कारण, ठीक है। और मतलब तो पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण के कारण F12, और दूसरे कण पर आंतरिक बल लगने वाला आंतरिक बल पहले कण के कारण F21। तो ये दोनों एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया के कारण आंतरिक बल लगाते हैं। तो इन बलों के लगने के कारण जो संवेग में परिवर्तन है, तो पहले कण पर संवेग में परिवर्तन डेल P1 तथा दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन डेल P2। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार हम जानते हैं कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण के कारण F12 इक्वल टू डेल P1 अपॉन डेल टी, तथा दूसरे कण पर पहले कण के कारण लगने वाला बल F21 इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल टी। ये डेल P1 और डेल P2 संवेग में परिवर्तन है क्रमशः प्रथम कण और दूसरे कण के कारण। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार, ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है कि ये दोनों बल जो द्विकण निकाय हैं, जो अन्योन्य क्रिया करते हैं, उनके बीच लगने वाला बल जो है ये दोनों बल बराबर और विपरीत होंगे। तो F12 इक्वल टू माइनस F21, F12 इक्वल टू माइनस F21 मतलब पहले कण पर लगने वाला बल दूसरे कण के कारण बराबर दूसरे कण पर लगने वाला बल पहले कण के कारण। तो F12 इक्वल टू माइनस F21, ये दोनों वैल्यू रखते हैं तो मिलेगा डेल P1 अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल P2 अपॉन डेल टी। और फिर इसको हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट में, तो डेल P1 अपॉन डेल टी प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। और अब आप ये देख रहे हैं कि डेल P1 अपॉन डेल टी जो है वो प्रथम कण पर लगने वाला प्रथम कण के संवेग में परिवर्तन की दर है, और डेल P2 अपॉन डेल टी जो है वो द्वितीय कण के संवेग में परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर दोनों कणों के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो जीरो है। तो ये कहा जा सकता है कि जब परिवर्तन की दर जीरो है मतलब दोनों परिवर्तन का योग जो है जीरो है, मतलब परिवर्तन का योग जीरो है, मतलब कहने का कि उनके जो संवेग है वो नियत है, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं बदल रहा है। तो डेल P1 प्लस डेल P2 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स P1 प्लस P2 इक्वल टू नियतांक। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये न्यूटन के गति के हम संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हम इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं
ठीक है। और आगे का प्रश्न हम आपको करना है कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति का तृतीय नियम को आप प्राप्त करना है। घर पे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जो होमवर्क में दिया गया है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए।